एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मिडिल क्लास मोटर हेड। और आज आ गए हम अपने नए वीडियो के साथ विच इज़ अबाउट द थर्ड सर्विस एक्सपीरियंस। सो मेरी गाड़ी की जो 15,000 किलोमीटर वाली थर्ड सर्विस होती है वो अब मैंने करा ली है। 15,000 किलोमीटर अप्रॉक्स इस गाड़ी के पूरे हो गए। 14,800 कुछ के आसपास पे ये सर्विस हुई है एंड ओडोमीटर रीडिंग भी वही जो चली है वो लिखवाया गया है। कोई इश्यूज़ भी नहीं है। वो सर्विस हो गई, फ्री सर्विस मुझे मिल गया, कहीं कोई इश्यूज़ नहीं आए। अब ओवरऑल जो सर्विस एक्सपीरियंस मेरा रहा है आज हम उसके बारे में बात करेंगे। कितना अच्छा रहा, क्या दिक्कतें लगी, क्या और इम्प्रूव हो सकता है, क्या बहुत बढ़िया हो रहा है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेरे इनिशियल एक्सपीरियंस के साथ कि कैसा लगा मुझे पहुंच के और क्या रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस वहाँ पे। एक वर्ड में अगर मैं बात बोलूँ तो अब तक का मेरा सारे टाटा सर्विस सेंटर्स में सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस यहाँ का रहा। ये मैं गया था आर्या मोटर्स का सेक्टर 35 में गुड़गांव में, वहाँ पे अपनी गाड़ी को सर्विस कराने, एंड जो मुझे यहाँ पे सर्विस मिली है मतलब बहुत बढ़िया। अगर ऐसा ही सारे लोग सर्विस करने लगे तो आई डोंट थिंक कि किसी को दिक्कतें आने वाली हैं। गाड़ी आप लेके जाते हो, पहला ही आपको जो ग्रीटिंग होती है तुरंत आपको केटर करना कि हाँ क्या है, सर्विस कराने आए हैं, कोई दिक्कत आ रही है, क्या रीज़न है यहाँ आने का, उसके हिसाब से तुरंत अलॉट कर देना एक सर्विस एडवाइज़र को जो आपकी कंप्लीट डिटेल सुने कि हाँ क्या चीज़ें हुई है, क्या आपको लग रहा है प्रॉब्लम्स है या बस बेसिक चेकअप है। सब कुछ अच्छे से सुना, वेरी पोलाइट बिहेवियर। बात करने में भी सही, सब कुछ अच्छे से सुनना, देखना कि हाँ भाई मैंने अपना सारा कुछ बता भी दिया कि ऐसा ऐसा मैंने ये करवाया है, 360 लगवा रखा है, ये चीज़ें हैं, नॉर्मल थर्ड सर्विस करनी है 15,000 के हिसाब से, एक्चुअल में उतनी चली है। उस हिसाब से उन्होंने भी देखा समझा, यार कोई क्वेश्चंस वैसे नहीं, कोई मुझे ऐसी दिक्कत नहीं लगी, परेशानी नहीं लगी, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे हैंडल किया एंड आराम से उन्होंने सर्विस स्टार्ट कर दी। जो इनका बे एरिया है जहाँ गाड़ियाँ लोड होती हैं सर्विस के लिए, वो बे एरिया भी अच्छी कैपेसिटी वाला है पर सेकेंड कि बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा मेंटेन्ड था। हर थोड़े देर पे क्लीनिंग पर्सन भी आ रहा है, साफ़ सफाई कर रहा है, साफ़ सफाई करके जा रहा है। एंड मैं आपको एक क्लिप भी दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो कि अगर आप तो बहुत अच्छे से सब कुछ वेल मेंटेन्ड था अपने कैलिब्रेशंस के लिए एंड जितने भी अलाइनमेंट वगैरह होते हैं उनके लिए सेपरेट सेक्शन बना हुआ है, नॉर्मल सर्विस के लिए अलग पे है, लैपटॉप वाला लगने का अलग जोन है, हवा भरने के लिए अलग जगह है, वॉशिंग का अलग है। वॉशिंग भी इन्होंने ऑटोमेटिक वाली वो मशीन्स वगैरह भी लगा रखी है और मैनुअली भी पूछते हैं। मतलब बहुत अच्छी एक तरह से वो बनी हुई है कि पहले यहाँ जाएगी, ये होगा, ऐसे ऐसे होगा। तो प्रोसेस बहुत सही लगा। जो टेक्नीशियन भी था जो मेरे गाड़ी पे काम कर रहा था ऑयल वगैरह चेंज करने पे और इन चीज़ों पे, वो भी बहुत पोलाइट और सही बंदा था। किसी ने भी ऐसा भी नहीं बोला मुझे कि आप गाड़ी के पास नहीं रह सकते। मैं पूरे टाइम गाड़ी के पास खड़ा था, अच्छे से सारे सर्विस मैंने चेंज होते देखी है। ऑयल चेंज काम हो रहा है, ऑयल फिल्टर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, एयर फिल्टर की क्या हालत थी, उसके बाद AC फिल्टर वगैरह की चेंज करने की रिक्वायरमेंट थी या नहीं, सब कुछ बहुत बढ़िया से यहाँ पे हो गया। तो ये चीज़ें तो अभी तक मेरी बहुत पॉजिटिव रही कि जो मैं कह रहा था वो सुन रहे थे, कर रहे थे। ये नहीं कि वो अपनी मर्जी पे चले जा रहे हैं ऐसा कुछ। अगर आप कुछ डाउट हो, आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो कि ये ऐसा क्यों है, यहाँ पे ये चीज़ें क्या दिक्कत है, ये क्यों करते हैं, वो सारी चीज़ के अच्छे से आंसर भी कर रहे थे। इनफैक्ट जब मैं सर्विस कराया तो उसके बाद ही मुझे बताया गया कि मेरी गाड़ी के लिए ECM और ECU दोनों के अपडेट्स आ रखे हैं, प्लस इंफोटेनमेंट का भी अपडेट आ रखा है, तो वो भी हम कर देंगे। ECU एंड ECM अपडेट मैंडेटरी है टाटा की तरफ से, तो वो कराना ज़रूरी ही है। तो बोला कि इससे डिफरेंस क्या आएगा, तो उन्होंने ये बताया कि बेटर पिकअप वगैरह मिलेगी आपको, परफॉर्मेंस सही रहेगी एंड मोर माइलेज, जो कि उन्होंने बताया। अब चलाने में ECU अपडेट के बाद मैं आपको बताऊं तो पिकअप में हल्का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट ये व्हीकल टू व्हीकल डिफर भी कर रहा है। मैंने अपने फ्रेंड के गाड़ी में भी करवाया ये ECU ECM अपडेट, तो उसके में इतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रही है हमें। उसके में उल्टा हमें लग रहा है कि परफॉर्मेंस और थोड़ी कमी हो गई है, जबकि यहाँ पे मुझे परफॉर्मेंस थोड़ी सी इनहेंस लग रही है। माइलेज जैसे पहले दे रही थी अभी भी वैसे ही सही दे रही है, तो माइलेज में वैसा कुछ मेजर अभी तक तो डिफरेंस नज़र नहीं आया है। सर्विस के बाद मैं अप्रॉक्स ठीक ठाक चला ही चुका हूँ, मतलब 500-600 किलोमीटर तो चला चुका हूँ। तो माइलेज में तो वैसा कुछ मेजर ये नहीं है कि पहले इतनी अच्छी दे रही थी अभी और क्या देगी, तो वो चीज़ मैंने चेक भी नहीं की है। बट हाँ, परफॉर्मेंस में तो यही डिफरेंस रहा। तो ये तो हो गई ECU ECM वाली अपडेट के बाद। इंफोटेनमेंट का जहाँ तक है, अब 17.35 वर्जन जो लेटेस्ट वर्जन आ रखा है, 17.35 वर्जन चल रहा है एंड वो उन्होंने अपडेट किया इस पर।
अब अपडेट तक तो उनको ये पता भी नहीं चला था कि जो टेक्नीशियन था कि ये 360 ये सब बाहर से लगा है। अब आगे उनको कैसे पता चला, मुझे मैंने क्या बताया उनको वो भी मैं आपको बातें बताता हूँ, बट पहले हम ये सारी बातें क्या कहते हैं। अब सर्विस में क्योंकि ये मेजर सर्विस थी, ऑयल चेंज होना था, बुलेंट वगैरह चेक हो रहा था, उनका अगर कम रहे तो टॉपअप होना था, सारे ब्रेक फ्लूइड वगैरह जितने होते हैं सब कुछ चेक होता है। आपके चारों टायर खोल के व्हील अलाइनमेंट वगैरह भी करानी नेसेसरी है, व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग कराओ, वो जब होता है तो एक बार रोटेशन भी कराई लेना चाहिए आपको, तो वो करा लो। तो ये चीज़ें तो बेसिक हो गई। एंड उसके अलावा कुछ कुछ चीज़ें ये ऐड ऑन खुद से करके ऐड कर देते हैं, जो चाहो तो आप हटवा भी सकते हो। सम ऑफ देम आर लाइक एक तो इंटीरियर की क्लीनिंग हो गई, एसी क्लीनिंग हो गई, उसके बाद ओवरऑल कार लुब्रिकेशन हो गया, ये चीज़ें। तो ये चीज़ें क्योंकि सर्विस मैनुअल में नहीं है तो आप चाहे तो इनको रिमूव कर सकते हो। मैंने इस बार रिमूव नहीं कराया क्योंकि मैं एक बार देखना भी चाह रहा था कि इन चीज़ों में एक्चुअली वो करते क्या क्या है, एंड इन फ्यूचर इससे मुझे बेटर आइडिया मिलेगा कि आगे चल के मुझे कराना है या नहीं, या मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि हाँ आगे चल के आपको ये सब कराना चाहिए या नहीं। तो कोई मेजर देखो फ़ायदा लगा नहीं मुझे लुब्रिकेशन वगैरह का, तभी आप कराओ जब आपकी गाड़ी से कुछ वैसे दरवाजे या कुछ से इंजन से नॉइज़ वगैरह आ रही हो तो ठीक है, बट ऐसा कुछ है नहीं, हर जगह बस स्प्रे डलता है। अगर आपके पास आपका साथी WD-40 है घर पे तो फिर तो आधी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ। सो ये चीज़ हो गई। अगर ये चीज़ें मैं रिमूव करा देता तो मेरे कहीं ना कहीं 2 से 3 हज़ार रुपये बच जाते। कि अब जो बात आती है टाटा की सर्विस महंगी है, तो हाँ थोड़ी तो एक्सपेंसिव साइड पे है। अब मेजर रीज़न क्या है ये महंगी होने की, इनकी जो इंजन ऑयली है वो आपकी 5300 कुछ के आसपास आ जाती है, मतलब 5000 प्लस तो आप दे रहे हो सिर्फ इंजन ऑयल के लिए। तो इंजन ऑयल का ही कॉस्ट 5000 प्लस चला जाता है। उसके बाद जो इनकी बेसिक सर्विसिंग किट है, जिस किट के अंदर आपका ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ये चीज़ें रहती है, वो भी 4500 के आसपास है। तो मोटा मोटे अगर आप मान के चलो तो 10,000 रुपये तो सिर्फ आपके इसी में पूरे हो जाते हैं। तो चीज़ें थोड़ी महंगी तो है। यही सिंथेटिक ऑयल बाहर से अगर मैं लूँ तो सिंथेटिक ऑयल ये वाले और कम रेट में ही मिल जाएगा, बट यहाँ पे ये चीज़ें महंगी है। बट खैर इसके अलावा आप जो ये चीज़ें ऐड कर देते हैं लुब्रिकेशन एंड क्लीनिंग और पता नहीं क्या क्या, ये चीज़ें तो एक्सटर्नल है ही जो आप रिमूव करा सकते हो। उसके अलावा एक चीज़ अब इन्होंने जो कर रखा है, जो व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग है, वो भी अब सर्विस का पार्ट है। ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आप बाहर से करा सकते हो। ऐसा क्यों? मतलब स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके गाड़ी में TPMS है। सो जब भी मैं व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट वगैरह कराता हूँ, साथ में टायर रोटेशन भी कराता हूँ। अब टायर रोटेशन में ये चीज़ें हैं, अब ये टाटा ना डेलिबरेटली की है जिसको ये सॉल्व कर सकते हो कि भाई टायर रोटेशन अगर मैंने बाहर से कराया तो फिर मेरा TPS सेंसर जो है वो सही से नहीं दिखाएगा, तो वो भी कैलिब्रेट कराना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है जिसके कारण मुझे ये चीज़ भी यहाँ से करानी पड़ी। तो ये तो था सर्विस का पूरा। जो ओवरऑल सर्विस कॉस्ट मैंने पे किया है वो किया है 16,500 16,560 रुपये। जो मेरा बिल बन रहा था वो 17,500 से 18,000 के आसपास बन रहा था, बट उनसे बात करके थोड़ा मोड़ा डिस्काउंट मिला तो 16,500 पे ये चीज़ें मेरे साथ हो गई। यही अगर मैं वो एडिशनल सर्विसेज जो थी लुब्रिकेशन एंड ऑल वाली वो नहीं कराता तो ये 14 के अंदर में आ जाती। तो ये तो रहता है इसका मेजर सर्विस का कॉस्ट। अब ये थी हमारी गाड़ी की आखिरी फ्री सर्विस। सो अगली बार से जो मेजर सर्विस होगी उसमें जुड़ेगा लेबर कॉस्ट भी। अब लेबर कॉस्ट क्या है? अब अभी का अगर मैं बिल देखूँ तो इसका टोटल लेबर कॉस्ट बन रहा था अराउंड 5200 रुपीज़, जो कि अभी ज़ीरो हो गया क्योंकि ये थर्ड फ्री सर्विस थी। तो अगली बार से 5,000 का तो और खर्चा आप इस पर मान लो कि इतना इसका सर्विस कॉस्ट चला जाएगा, जो 30,000 वाली सर्विस होगी उसमें। सो एक्सपेंसिव तो हो जाएगा, बट हाँ ये चीज़ें हैं कि बातचीत रहे, थोड़ी बात हो जाती है तो डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाता है, तो लेबर कॉस्ट भी मेजर डिस्काउंट्स आपको मिल सकते हैं। सो हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि अगली बार से इसके सर्विस कॉस्ट कभी भी 20,000 तो पार ना करें। बाकी अपडेट आपको मिलता ही रहेगा, जैसे ही 30,000 किलोमीटर्स पूरी होंगे उसका भी अपडेट आपको दे दूँ कि हाँ कितना खर्च है। तो ये चीज़ें हो गई। ओवरऑल फिर भी सर्विस एक्सपीरियंस बढ़िया था, सब कुछ सही से हुआ, गाड़ी चलने में और स्मूथ लगने लगी है 15,000 के बाद। बाकी जो पिकअप वाला डिफरेंस हल्का सा महसूस हो रहा है वो ECU ECM के कारण है या फिर सर्विस हुई ऑयल चेंज हुआ उसके कारण है, ये तो पता नहीं, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ में हुई हैं। अब आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या आपने सिर्फ ECU ECM अपडेट कराया है तो आप लोगों को कुछ डिफरेंस फील हुआ या नहीं हुआ। अब जैसे मेरे दोस्त के हैरियर में उसने जो कराया मैनुअल में, उसकी तो परफॉर्मेंस और डाउन उस पर लगने लगी। आपको क्या लग रहा है आप बताइए ज़रा, ताकि हम भी देखें कि क्या क्या हो रहा है लोगों के साथ। खैर अब आ जाते हैं उन चीज़ों पे जो टाटा और सुधार सकता था।
अब पहली चीज़, जब भी कोई सर्विस के लिए जाता है, एक बार अपने ईरा कनेक्ट ऐप पे सर्विस कॉस्ट दिख जाती है कि नेक्स्ट सर्विस का कितना कॉस्ट आना चाहिए अप्रॉक्सीमेट, वो चेक करता है। मैंने भी वही चेक किया, उस पर कॉस्ट आ रहा था अप्रॉक्स 12,000 के आसपास, एक्चुअल लगे 16,500 का। चलो ठीक है, उसमें क्योंकि यहाँ एडिशनल चीज़ें कुछ कुछ ऐड थी। बट मेरी कंप्लेंट यहाँ पे ये है कि कॉस्टिंग अपडेट नहीं है उस पर। अब एयर फिल्टर जो एलिमेंट फिल्टर है, एलिमेंट फिल्टर का कॉस्ट अगर मैं देखूँ ऐप पे, तो वहाँ पे 650 के आसपास दिखाता था, 750 के आसपास। एंड वही चीज़ अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊँ तो इस पर MRP 1350 के आसपास है, जो कि ऑलमोस्ट डबल का कॉस्ट है। तो ये चीज़ें अपडेट नहीं हुई। वो कॉस्ट जो लिखा हुआ है 750 वाली, वो पुरानी कॉस्ट थी। तो ये चीज़ें हैं, और भी कई चीज़ों में ऐसा है, किसी में कॉस्ट ज़्यादा है ऐप में, किसी में कम है। सो वो अपडेटेड नहीं है जो आज के हिसाब से। तो वो अगर अपडेटेड रहेगा तो हम लोगों को और ज़्यादा बेटर आइडिया मिल पाएगा कि कितना सर्विस कॉस्ट जा रहा है इस गाड़ी का। उसके अलावा सेकंड चीज़ है जो सॉफ्टवेयर में थोड़े से चेंजेस करने चाहिए। अब जैसे TPMS वाली चीज़ है, TPMS को भाई आप टायर की प्लेसमेंट को मैनुअली यहाँ पे चेंज करने का ही ऑप्शन दे सकते थे कि हाँ, मैंने अगर कहीं बाहर से टायर रोटेशन कराया या फिर कुछ भी अलाइनमेंट बैलेंसिंग करा ली, मुझे लगा कि पहले मेरी अलाइनमेंट हिल गई है तो मैं बाहर से कराऊंगा ही। उसके साथ ही मैं सोचा कि नहीं भाई, टायर रोटेशन कर देना है, इधर उधर कर देना है, तो उसमें मैं यहाँ से मैनुअली चेंज कर सकता कि हाँ, फ्रंट लेफ्ट टायर अब मेरा रियर लेफ्ट टायर बन गया है, तो वो मैंने यहाँ से रोटेट कर दिया। बट नहीं, इन्होंने वो सिंपल ऑप्शन नहीं दिया है। उसके लिए आपको सर्विस सेंटर जाना ही पड़ेगा, लैपटॉप कनेक्ट कराना पड़ेगा, वी कनेक्ट टूल यूज़ करना पड़ेगा, और सिर्फ वो टाटा के टूल के हेल्प से ही टाइम उसमें ज़्यादा नहीं लगता। बट स्पेसिफिकली आपको एक दोबारा सर्विस सेंटर विजिट की ज़रूरत पड़ जाती है उस चक्कर में। तो ये चीज़ भी रिजॉल्व की जा सकती थी, जो आई गेस बहुत ईजी फिक्स है, स्पेशली कंसीडरिंग टाटा एक ऐसी कंपनी है जो TCS वगैरह भी चला रही है, इनका इन हाउस सॉफ्टवेयर वाले सारे बैठे हुए हैं। तो छोटी सी इनमें भी रिसर्च करवा लो भाई, इनमें भी थोड़ा सा डाल दो। खैर, ये तो थी जो चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है वो। अब आगे आते हैं कुछ चेंजेस जो मैंने कराए और जो मैं आपको सजेस्ट करूँ। एक दो गलतियाँ भी जो मैंने की वो भी। सो चेंज क्या कराया मैंने, जो AC फिल्टर चेंज होता है, केबिन फिल्टर जो आपको बोलते हैं, वो मैंने इस बार हेपा वाला लगवा दिया। सो डिफरेंस प्राइस में बहुत कम होता है, 100-200 रुपये के आसपास का। एंड केबिन फिल्टर हेपा वाला यूज़ होता है जो भी हमारी एयर प्योरीफायर वाले मॉडल्स होते हैं पैरेंट सफारी के, उनमें, ताकि वो AQI को मेंटेन कर सके। सो बस वो फिल्टर है, वो मैंने चेंज करा दिया। आप AC को जब रिसर्कुलेशन मोड में रखते हो तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी का थोड़ा सा पॉल्यूशन को मेंटेन रखता है। और दिल्ली एनसीआर जैसे जगहों पे तो ये बहुत सी मैंडेटरी चीज़ हो जाती है कि जितना हो सके आपको साफ़ हवा मिल पाए। तो वो चीज़ मैंने चेंज करा ली, और वो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि इतनी महंगी आइटम नहीं है, तो वो आप चेंज करा लो, बेटर हवा आएगी एटलीस्ट। बस आपको AQI इस पर दिख नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी गाड़ी उस तरह से डिज़ाइन नहीं है कि वो आपको दिखाता रहे यहाँ पे। सो एक अपडेट तो वो हो गया। अब इसके बाद जो गलती मेरे से ये हुई कि जब गाड़ी सर्विस हो गई तो आपको करना है गाड़ी का एक रोड टेस्ट। मैंने उस वक्त रोड टेस्ट नहीं लिया। रोड टेस्ट इसलिए क्योंकि मेरी गाड़ी में अब सॉफ्टवेयर्स भी अपडेट हुए हैं, सर्विसिंग भी हुई है। अब सॉफ्टवेयर में ECU, ECM, इंफोटेनमेंट, हर एक चीज़ के सॉफ्टवेयर अपडेट हुए हैं। तो एक बार रोड टेस्ट लेना ज़रूरी है, जस्ट टू चेक कि सारे बटन, सारा कुछ, सारे सॉफ्टवेयर्स अच्छे से चल रहे हैं या नहीं। मैंने वो चीज़ चेक नहीं की, मैं आराम से घर आ गया। अब 2 दिन बाद जब मैं थोड़ा हाईवे पे निकला, तब मैंने रियलाइज़ किया कि 2 इश्यूज़ हैं अभी गाड़ी में। एक, जो उन्होंने अलाइनमेंट की थी वो ऑन पेपर तो सही होगी, बट रोड पे मेरी गाड़ी हल्की सी लेफ़्ट की टुवर्ड्स पुल कर रही थी। सो एक अलाइनमेंट वाला सेट कराना था। सेकेंड चीज़, यहाँ पे मेरा क्रूज़ बटन वर्क करना बंद कर गया था। सो जब मैं हाईवे पे था तो क्रूज़ नहीं लगा पा रहा था। तो ये 2 चीज़ थे वहाँ पे। पहले ही अगर मैंने रोड टेस्ट ले ली होती तो पता चल जाता। जैसे ही पता चला, मैंने उनको इन्फॉर्म किया, अपने सर्विस एडवाइज़र को, कि भाई ये दिक्कतें हैं गाड़ी में आफ्टर सर्विस। उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको जब वक्त मिले आप ले आइए, इजी फिक्सेस है। उसका मोस्ट प्रोबेबली कोई ग्लिच आ रखा होगा या फिर कोई एरर कोड जनरेट हो गया होगा। सो वो बस हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत है, वो एक बार हम रन कर देंगे एंड ये भी चेक करा लेंगे। तो फिर जैसे ही मुझे वक्त मिला मैं उनके पास गया, उन्होंने ये सब चीज़ चेक किया। जो क्रूज़ वाला था उसके लिए मेरे में सॉफ्टवेयर फिर से फ्लैश करना पड़ा, वो नॉर्मल एरर कोड हटाकर नहीं रिजॉल्व हो रहा था। सो वापस फ्लैश किया, रिजॉल्व हो गया।
सिमिलरली जो व्हील अलाइनमेंट था वो मशीन पर क्लियर था, बट इन्होंने बोला कि ऑन रोड परफॉर्मेंस में थोड़ी सी डिफरेंस आ जाती है क्योंकि रोड टेपर्ड होता है, तो हम एक बार रोड टेस्ट करते हुए वही सामने फिक्स करते हैं। उन्होंने वो कर दिया, तो वो भी कोई इशू नहीं है, सब कुछ बढ़िया से रिजॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बढ़िया से मज़े में चल रही है। सो क्रूज़ वाला भी जो ग्लिच है जो मेरे में आ रहा था, मोस्ट प्रोबेबली वो इसलिए आ रहा था क्योंकि मेरा सिल्वर बॉक्स चेंज्ड है एंड उसके हिसाब से हमें फ्लैश की ज़रूरत थी। सो जो सेकंड टाइम मैं गया, उन्होंने पहले चेक किया, एरर हटा के, तो रिजॉल्व नहीं हुआ। तब फिर जो टेक्नीशियन था जो वर्क कर रहा था, मैंने उनको बताया कि इसमें 360 आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड है, सिल्वर बॉक्स चेंज है वगैरह, एंड वो भी ये चीज़ देखकर एक बार को तो शॉक था कि भाई कहाँ से करवाया आपने, एकदम बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा कि बाहर से काम किया हुआ है या ऐसा कुछ है। मार्केट में मतलब ऐसे बंदे बैठे हैं जो हमसे बेटर काम करके दे रहे हैं, एकदम OEM फिनिश, OEM पार्ट्स, कुछ भी चेंज ही नहीं है, सब कुछ वैसे ही रीड कर रहा है। फिर उसके हिसाब से उन्होंने अपडेट किया एंड सब कुछ रिजॉल्व हो गया। सो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, बाकी एडवाइज़र को भी मेरे पता है, वो भी पता। सो कहीं भी ये नहीं है कि वारंटी को लेकर मेरी गाड़ी में कोई इशू आया हो। हाँ, उन्होंने इनसे मैंने क्लियरली खुल के बात की कि अगर मैं एक्सटेंडेड वारंटी लेता हूँ तो क्या सीन रहेगा, कैसा रहेगा। उन्होंने बोला बिल्कुल बेझिझक होकर आप ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं एक्सटेंडेड वारंटी का, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके स्पेशली मैकेनिकल पार्ट्स जो होते हैं, इंजन, गियर बॉक्स, ये सारे बहुत कॉस्टली पार्ट्स हैं, तो हम भी सजेस्ट करेंगे कि आप एक्सटेंडेड वारंटी ले लें। दिक्कत कहाँ पे आएगी, दिक्कत आ सकती है अगर तो आनी होगी तो हमारे सिल्वर बॉक्स वाली चीज़ में, क्योंकि वो सिल्वर बॉक्स इसकी नहीं है, तो कल को अगर उस चीज़ के या फिर 360 रिलेटेड पार्ट्स की अगर कुछ वैसी रही तो, क्योंकि उसकी अगर हम वारंटी क्लेम रेज करेंगे, कंपनी वहाँ से चेक करेगी गाड़ी के चेसिस नंबर, विन नंबर के हिसाब से, और उनको दिखेगा कि इस गाड़ी में तो 360 थी ही नहीं, तो ये पार्ट कहाँ से आया है इसमें। तो बस उन पार्ट्स को लेकर थोड़ी सी क्लेम की इश्यूज़ आ सकते, बट ओवरऑल मैक्सिमम चीज़ों में तो नहीं, विच इज़ ऑल्सो ओके। ये चीज़ मुझे पहले से लग ही रहा था कि चलो वो चीज़ तो चेंज होनी है, तो उसकी वारंटी कहाँ से कंपनी देगी। लेकिन एटलीस्ट जब मैकेनिकल पार्ट सारे कवर हो रहे हैं, सेंसर्स वगैरह कवर हो रहे हैं, स्पेशली जब मेरी 80 है तो ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्स हो गया, इंजन हो गया, ये चीज़ें कवर हैं, तो फिर मैं कंसिडर तो बिल्कुल कर रहा हूँ एक्सटेंडेड वारंटी लेने की, और उस पर डील के लिए नेगोशिएशन भी कर रहा हूँ। तो नेगोशिएशन करके उस पर से मैं कुछ अच्छा वो भी निकाल कर लाऊंगा एंड आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा कि एक्सटेंडेड वारंटी पे आप क्या डील्स ले सकते हैं, किस तरह के आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो वो वीडियो भी नेक्स्ट जब मैं कराऊंगा, जो कि मैंने सोच रखा है 30,000 किलोमीटर से टाइप कराने का, तो वो भी अपडेट आप लोगों को ज़रूर देगा। सो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस था यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा है। हर काम बहुत अच्छे से सफाई के साथ हुई है, जगह साफ़ सुथरा दिखा। उसके अलावा जब आपकी बे पे गाड़ी चढ़ रही है तो वो प्रॉपर आपको कपड़े उपड़े रख के और अच्छे से तब सर्विस कर रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा दाग वगैरह ना लगे, कहीं कुछ स्क्रैचेस वगैरह ना लगे। उसके अलावा जो क्लीनिंग जिस बंदे ने की बहुत अच्छे से डिटेलिंग में की, मैंने जहाँ बताया कि भाई ये डोर हिंजेस के पास में थोड़े से दाग लगी हुई है, वो सब देख लेना, उसने बहुत अच्छे से किया। जो बाद में साफ़ सफाई वाला था, अच्छा पहली जगह मैंने देखा जहाँ पे गाड़ी धुलने के बाद जो गाड़ी पोछी जाती है, सो पोछा तो अच्छे से था ही, पॉलिश वगैरह भी लगाया उसने, लेकिन जो ग्लासेस थे, ग्लासेस को क्लीन करने के लिए प्रॉपरली कोलिन यूज़ किया। मतलब ये तो मैंने और कहीं नहीं देखा था कि कोलिन से अच्छे से ग्लास ऐसे साफ़ करके वो चमका है। तो वो भी एक बहुत बढ़िया लगा कि जरा छोटी छोटी चीज़ें होती है जो यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ा सकती है। उनके गाड़ी की केयर को आप अच्छे से करके दोगे सामने, तो आपका कस्टमर भी खुश रहता है एंड आपके लिए भी सही रहेगी, क्योंकि अगली बार से तो बंदा वहीं है। जैसे मेरा फिक्स हो गया कि अगली बार तो मैं यहीं जाऊँगा, इतना बढ़िया मेरा एक्सपीरियंस रहेगा। तो खैर ये था मेरा ओवरऑल सर्विस का एक्सपीरियंस, मेरे थर्ड सर्विस ऑफ टाटा सफारी का। अब नेक्स्ट सर्विस 22,500 वाली आएगी, वो भी आई थिंक एक आध महीने में हो ही जाएगी। सो देखते हैं, तो उसके बाद बताता हूँ आपको। वैसे तो अब माइनर सर्विसेज की उतनी ज़रूरत होती नहीं है, बट जब तक गाड़ी वारंटी में रखनी है भाई, टाइमली कराते रहेंगे ताकि कल को किसी तरह की कोई इशूज़ ना आए। एक चीज़ जो भी मतलब का हर बार मुझे लगता है वो है सनरूफ ग्रीसिंग। जितनी सनरूफ यूज़ नहीं होती है उतनी हर बार की ग्रीस लग जाती है, तो ये तो एक चीज़ है जो आपके सर्विस कॉस्ट को थोड़ा सा बढ़ा देती है यार। खैर ओवरऑल ये था मेरा सर्विस एक्सपीरियंस। चीज़ें जो चेंज हुई, आपको बीच में मैंने अपने बिल का पूरा वो दिखाई दिया कि क्या क्या पार्ट्स इसमें लगे, क्या चेंज हुआ, कितने कितने कॉस्ट पड़े हैं। सो होपफुली आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें उन सब के साथ जो भी टाटा सफारी, हैरियर जैसी गाड़ियाँ लेने की प्लान कर रहे हैं, या फिर जो ऑलरेडी ले चुके हैं, जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या खर्चे इस गाड़ी में आने वाले हैं, कैसे वे। बाकी इतनी बड़ी गाड़ी के लिए जो इतना सब कुछ कंफर्ट दे रही है, एक बार को मेरे लिए सर्विस कॉस्ट ओके है,
क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये गोइंग फॉरवर्ड साल में एक बार की सर्विस है, 15,000 किलोमीटर या एक बार। जो माइनर वाली है वो आप इग्नोर भी कर सकते हो, अगर वो इंक्लूड भी कर लेते हो तो आगे से मान के चलो कि आपकी 25,000 के आसपास की एनुअल मेंटेनेंस होने वाली है, दोनों मिलाकर 25 से कम ही रहेगी, बट उतनी मान के चलो। सो बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें थी जिन्होंने मेरे सर्विस एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा बनाया। एक था टाइमली रिस्पांस, जो एंटर करते ही कोई कैटर करने आ गया, जो आपका काम गाड़ी पे तुरंत शुरू हो गया, सब कुछ चढ़ गया, आपको डिटेल में बताया गया क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको सब कुछ देख के क्लीन दिख रहा है कि आपकी गाड़ी की वो लोग केयर कर रहे हैं हर चीज़ अच्छे से, कहीं भी वो टच भी हो रहा है तो पहले एक कपड़ा लगा रहे हैं ताकि आगे से बेच चेंज करने में स्क्रैचेस वगैरह ना पड़े। छोटी छोटी चीज़ें, माइन्यूट चीज़ें, लेकिन डिफरेंस लाती है। जो वॉशिंग हुई, भले ही अभी फ्री सर्विस वाली वॉशिंग है, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ नाम का हो रहा है, अच्छे से डस्टिंग, अच्छे से वैक्यूम, अच्छे से बाहर से सफाई, सब कुछ बढ़िया। सो यही बेसिक सी एक्सपेक्टेशन रहती है हम सारे कंज्यूमर्स की एक कंपनी से कि भाई हमारे प्रॉब्लम्स को सुनो, अच्छे से रिजॉल्व करो, हमें अच्छे से ट्रीट करो, हमारी गाड़ी को अच्छे से ट्रीट करो, एंड दैट्स इट। इतने से में तो खुश हो जाने हैं हम भाई। और अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो उसको टाइम पे रेजोल्यूशन दे दो, जैसे मेरे में जो आया वो उन्होंने तुरंत बुला कर रिजॉल्व करा दिया। और मुझे कोई दिख रहा है अगर कि कोई बंदा एफर्ट डाल रहा है करने में, तो फिर मैं ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा उनको ब्लेम करूँगा कि भाई तूने इतना टाइम ले लिया ये हो गया। जब मुझे दिख रहा है कि वो काम कर रहा है तो भले ही मेरी गाड़ी में 2 घंटे लग जाए एक छोटी सी चीज़ रिजॉल्व करने में, बट वो कंटिन्यू लगा हुआ है, तो फिर मैं उस चीज़ से सेटिस्फाइड हूँ। भाई कम से कम तूने अपना 100% दिया, तूने ये मेक श्योर किया कि भाई मेरी गाड़ी में कोई दिक्कत ना रहे, मुझे आगे चल के किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। सो ये चीज़ें ही मैटर करती हैं। सो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज के इस वीडियो को। होपफुली आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी टाटा की सर्विस की। एंड हाँ, सर्विस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही है विथ टाइम। ऑल यू नीड इज़ कि आप थोड़े एक्सप्लोर करो अपने ऑप्शंस। मैंने भी अभी नया सर्विस सेंटर ट्राई किया एंड उसके बाद ही मुझे पता चला कि वाह, ऐसी भी सर्विस टाटा में मिल रही है। और अब तो मैं यहाँ के लिए फिक्स हो चुका है, जब तक मुझे यहाँ से कभी कोई इशू नहीं लगेगी मैं नहीं हिल रहा। सो यही सर्विस सेंटर पे मैं जाने वाला हूँ आगे की ओर। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो और क्या आपके लिए ये यूज़फुल रही। एंड इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी एक ओनर हो तो ECM अपडेट वाला तो मुझे बता ही देना कि आपको क्या डिफरेंसेस फील हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो ख़त्म करते हैं आज की वीडियो को, मिलते रहेंगे ऐसी वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।